Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur। आज जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बिजनेस स्टडीज क्लास 11th और टॉपिक है हमारा कंपैरेटिव इवैल्यूएशन ऑफ फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। जैसा कि आप सब जानते हो कि डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ये सब टॉपिक्स पे मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। डिटेल में मैंने इन सबको सेपरेटली समझाया है। इसमें इन लोगों की मेरिट्स, डीमेरिट्स और फीचर्स ये सब मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। प्लीज आप एक बार जाके इन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा अगर अभी तक आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट आपको इन टॉपिक्स के बारे में नॉलेज जरूर होनी चाहिए। ये सब बेसिक्स हैं आपके। ये जो टॉपिक्स हैं आपके एनसीईआरटी में क्लास 11th एंड 12th बोथ के लिए कह रही हूँ, ये बेसिक्स हैं फॉर हायर एजुकेशन। आप 12th के बाद, आप 11th-12th के बाद जब ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो इन सब में ये सब टॉपिक्स बहुत हेल्प आएंगे अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अभी से अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करते हुए चलिए। और ये जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये। आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो हैं इनका कंपैरिजन मैं आपको समझाने वाली हूँ। ये हेल्प करेगा आपको आंसर राइटिंग में। आपको क्वेश्चंस डिफरेंसेस बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। काफी बार क्वेश्चंस देखे गए हैं कि डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड कंपनी, डिफरेंस बिटवीन सोल प्रोप्राइटर एंड पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। तो इन सब में जब इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलते हैं देखने के लिए, तो बहुत हेल्प हो जाती है जब आप ऐसे टेबल फॉर्म में चीज़ों को पढ़ते हो और साथ में क्विक रिवीजन के साथ कंसेप्ट क्लैरिटीज भी होती जाती है। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे बेसिस है कंपैरिजन का, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एंड कंपनी के बीच में हम पढ़ेंगे। तो पहला पॉइंट है हमारा यहाँ फॉर्मेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या है? फॉर्मेशन है, जिसमें सबसे लिखा है सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में इजीएस्ट फॉर्मेशन। इजीएस्ट फॉर्मेशन का मतलब यहाँ पे ये है कि आप बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हो एक सोल प्रोप्राइटरशिप। एक कोई भी इंसान सिंगल ओनर होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है? एक सिंगल ओनर होता है जो एक बिजनेस को रन कर रहा होता है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको बहुत, आप सबने देखा होगा आपकी कॉलोनी में कोई भी रिटेल शॉप खुली होगी, जनरल स्टोर हो गए, फार्मेसी हो गई या मेडिकल स्टोर, ये सब जो चीजें हैं, ये शॉप्स हैं, ये एक सोल प्रोप्राइटर रन कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के बिजनेस को बहुत इजीली फॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे कोई गवर्नमेंट का बहुत मेजर रोल नहीं रहता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज का मेजर रोल नहीं। बहुत स्पेसिफिक एक दो बिजनेस होते हैं ऐसे जहाँ पे आपको गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने पड़ते हैं। अदरवाइज आपको बहुत ज्यादा एजुकेटेड होने की या बहुत ज्यादा नॉलेज रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटर में अगर किसी ने कोई भी तरीके की, एक होटल भी खोला है, ढाबा भी है, तो वो भी एक तरीके का क्या है? आपका सोल प्रोप्राइटर बिजनेस है। तो इसलिए इस तरह के जो बिजनेस होते हैं बहुत इजीली फॉर्म हो जाते हैं। सेकंड आते हैं पार्टनरशिप में। देखते हैं हम लोग क्या है। सोल प्रोप्राइटरशिप में तुम्हें समझ आ गया कि इजी फॉर्म होता है। पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, इजी फॉर्मेशन। जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑप्शनल है। आपको ऑलरेडी पता है ये चीज कि जो पार्टनरशिप बिजनेस होती है, पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस बोलो आप, तो वहां पे क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन कराना आपके लिए ऑप्शनल होता है। अगर आपको लगता है, आपके सारे पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि हमें रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए, तो आप करा सकते हो। अगर दे डिसाइडेड कि नहीं, रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं, तो इट्स ओके, यू कैन फॉर्म अ पार्टनरशिप बिजनेस। इतना जरूरी नहीं होता है। और वो उतनी, अगर हम ऑब्वियस सी बात है रजिस्ट्रेशन नहीं कराओगे तो बहुत इजीली फॉर्म कर लोगे। और इफ आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो तो भी वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंदर आप रजिस्ट्रेशन करा भी रहे हो, तो बहुत कॉम्प्लेक्स प्रोसेस नहीं है, बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत इजीली आप पार्टनरशिप फॉर्म को स्टैब्लिश कर सकते हो। फिर आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। लेस लीगल फॉर्मेलिटीज, एग्जेम्पशन फ्रॉम रजिस्ट्रेशन, इजी फॉर्मेशन। यहाँ सबसे पहली बात है कि रजिस्ट्रेशन का कोई रोल नहीं है और जो लीगल फॉर्मेलिटीज जो होती है वो बहुत ज्यादा नहीं होती है। क्योंकि अगर हेड ऑफ द, जो फैमिली का हेड होता है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो जो करता होता है, जो मतलब हेड, उसके बाद का जो हेड होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी की ग्रैंडफादर की डेथ होने के बाद उनका बेटा यानी कि जो उनका सन होगा वो क्या बन जाएंगे?
हेड बन जाएंगे फैमिली के, वो बिजनेस को रन करेंगे, तो वो फॉर्म करेंगे, वो उसको कंट्रोल करेंगे। तो जो जॉइंट हिंदू फैमिली को फॉर्म किया जाता है, या किसी भी इस तरीके की जॉइंट हिंदू फैमिली इस तरीके का होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि अगर आप जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस रन कर रहे हो तो कोई फॉर्मेलिटीज की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है, मतलब बहुत लेस लीगल फॉर्मेलिटीज है कि बहुत ही स्पेसिफिक चीजें बहुत पूछी जाती, 4-5 चीजें बहुत इजीली आप फॉर्म कर सकते हो अपने ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को बहुत इजीली, और रजिस्ट्रेशन जैसा कोई रोल नहीं होता है इसमें। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी, रजिस्ट्रेशन कंपलसरी, ग्रेटर लीगल फॉर्मेलिटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है। विदाउट रजिस्ट्रेशन आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन नहीं कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ग्रेटर लीगल फॉर्मेलिटीज का मतलब है कि काफी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, काफी ज्यादा आपको ध्यान से बहुत ज्यादा उनके नॉर्म्स कंडीशंस को पढ़ने के बाद ही उन कंडीशंस को फुलफिल करोगे तो ही आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को रन कर सकते हो, ओपन कर सकते हो। फिर आता है कंपनी रजिस्ट्रेशन, कंपलसरी, लेंथी एंड एक्सपेंसिव फॉर्मेशन प्रोसेस। आई थिंक कंपनी तो बहुत लोगों को पता भी होगा कि कंपनी में क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन इज कंपलसरी, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो पब्लिक है। सेकेंड, उनका जो प्रोसीजर होता है, प्रोसेस होता है प्रॉपर, आपको एक कंपनी ओपन करनी है तो एमओए होना चाहिए, एमओ के अकॉर्डिंग आपको सारी कंडीशंस फुलफिल करना चाहिए। ये बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, बहुत एक्सपेंसिव प्रोसेस होता है फॉर्म। अगर आपको एक कंपनी स्टार्ट करनी है तो उसका जो फॉर्मेशन होता है वो काफी लेंदी, एक्सपेंसिव होता है और रजिस्ट्रेशन कंपलसरी होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो अभी तक हमें इतना ये पता चला कि सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई रोल नहीं है, पार्टनरशिप में ऑप्शनल है, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में बहुत ही लेस लीगल फॉर्मेलिटी है, बहुत ही मिनिमम है आप कह सकते हो, और रजिस्ट्रेशन का कोई ऐसा रोल नहीं है। कोऑपरेटिव और कंपनी, इन दोनों में रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, और कंपनी में तो एक्सपेंसिव और लेंथी प्रोसेस भी है। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट काफी इजी है, जिसमें पूछा गया मेंबर्स। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक सिंगल ओनर होता है, ठीक वही चीज यहाँ लिखी है, ओनली ओनर। एक ओनर है, वो अपनी दुकान उसने ओपन कर ली, उसने एक शॉप ओपन की है, अब उसको रन कर रहा है, तो एक ही मेंबर की जरूरत है, कोई और नहीं। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर्स होना चाहिए और मैक्सिमम 50। ऑब्वियसली बात है, पार्टनरशिप में आने के लिए एटलीस्ट 2 पर्सन की, जैसा कि आप जानते हो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की डेफिनेशन में भी ये बोला जा रहा है कि व्हेन 2 or more पर्सन ज्वाइन। ठीक है, तो जब 2 और 2 से ज्यादा लोग, तो दो तो समझ आते हैं कि मिनिमम 2 होंगे, मैक्सिमम कितने, मैक्सिमम लिमिट जो बताई गई है वो कितनी है, 50 लोगों से ज्यादा नहीं होंगे। अगर एक पार्टनरशिप फर्म खोल रहे हो आप तो मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं और मिनिमम 2 हो सकते हैं। फिर आता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, एटलीस्ट 2 पर्सन्स फॉर डिवीजन ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी, नो मैक्सिमम लिमिट। अब इसमें क्या होता है जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में कि एटलीस्ट 2 लोग तो होने चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में उस बिजनेस को हम डिवाइड, उसकी प्रॉपर्टी को अगर डिवीजन करते हैं तो जब हम डिवाइड तभी करेंगे जब 2 लोग होंगे। अब ये पेन, मेरा कोई सिबलिंग नहीं है फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा कोई भाई बहन नहीं है, कोई इस प्रॉपर्टी के लिए राइट नहीं रख रहा है, तो ये मेरा ही पेन रहेगा, वही मेरा भाई और हम 2 लोग हैं, तो ऑब्वियसली बात है, तो वो चीज का क्या होगा, डिवीजन होगा। अगर एक से ज्यादा लोग अगर उस चीज को होल्ड करना चाहते हैं, उन सबका राइट है उस चीज में, अगर माकर में मेरा भाई दोनों का राइट होगा, तो ऑब्वियसली हम लोग में डिवीजन होगा कि कौन रखेगा, किसको किस तरीके से हम डिवाइड करेंगे। बट वही चीज अगर कोई 2 लोग होंगे नहीं तो डिवीजन का तो कोई सेंस नहीं बनता। तो इसमें मिनिमम एटलीस्ट 2 पर्सन होने चाहिए जिनके बीच में प्रॉपर्टी का डिवीजन हो सकता है, और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं दी हुई है। फिर आता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी में एटलीस्ट 10 एडल्ट्स, नो मैक्सिमम लिमिट। मतलब ये है कि अगर आपको एक कोऑपरेटिव सोसाइटी खोलनी है, मतलब एक कोऑपरेटिव सोसाइटी ओपन करने जा रहे हो आप किसी भी चीज के लेकर, क्योंकि वो इकोनॉमिक इंटरेस्ट से रिलेटेड होती है, तो इसमें कम से कम 10 लोग होने चाहिए, मिनिमम 10 एडल्ट्स इन्वॉल्व होने चाहिए, 10 मेंबर्स होने चाहिए, तभी आप एक कोऑपरेटिव सोसाइटी को ओपन कर सकते हो। फिर आता है कंपनी। कंपनी में जैसे आप जानते हैं प्राइवेट कंपनी होती है, पब्लिक कंपनी। तो प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 पर्सन होने चाहिए, मैक्सिमम 200, और पब्लिक में 7 मिनिमम है और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि यू नो कि पब्लिक कंपनी शेयर होल्डर्स होते हैं, वो शेयर्स इशू करते हैं, तो वो कोई भी परचेज कर सकता है शेयर्स उस कंपनीज के,
तो क्या है, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस नहीं है मैक्सिमम मेंबर्स को लेकर, बट हाँ अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम मेंबर्स जो होंगे वो 200 होंगे और मिनिमम 2 होंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक आपका का हर बहुत जगह पूछा जाता है, बहुत फॉर्म्स पे पूछा जाता है, बट इस चीज़ को बच्चे अक्सर गलती कर देते हैं यहाँ पे। फिर से मैं बोल रही हूँ, कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, अगर पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7 मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। अब हम आते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी क्या होती है आपको ऑलरेडी पता है। सोल प्रोप्राइटरशिप की मैं बात करूं तो वहां पे लायबिलिटी हमारी अनलिमिटेड है, पार्टनरशिप में अनलिमिटेड एंड जॉइंट है। अब अनलिमिटेड एंड जॉइंट और अनलिमिटेड का क्या मतलब है, पहले इन दोनों को एक्सप्लेन करती हूँ। अनलिमिटेड का मैं एक सिंपल एग्जांपल देके आपको समझाती हूँ कि मान लो कल को आप अपना बिजनेस क्लोज कर रहे हो, अपना बिजनेस बंद कर रहे हो, शट डाउन कर रहे हो, या आपको इंसॉल्वेंसी हो गई, मतलब बैंकरप्सी हो गई और आपका बिजनेस अब रन नहीं कर सकते हो, मतलब आपकी लायबिलिटीज इतनी ज्यादा, आपके उधार ज्यादा हो गए और आपके पास एसेट्स कम है। ऐसी सिचुएशंस अगर हैं तो क्या होता है कि आपको अपने घर से लाके उस लायबिलिटीज को पूरा करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, आपने लोन लिया बैंक से 1 लाख का और आपके पास जो प्रॉपर्टी है बिजनेस में वो सिर्फ 50,000 की है, तो उस लोन का अमाउंट चुकाने के लिए आपको 50,000 अपने घर से लेकर आने पड़ेंगे। इसीलिए बोला जाता है कि अनलिमिटेड लायबिलिटी फिक्स नहीं है तब तक, क्योंकि वो आपको अपनी पर्सनली भी बियर करना पड़ता है। अगर बिजनेस नहीं उसको बियर कर पा रहे आपके लायबिलिटीज को, तो आप पर्सनल लेवल पे जाके भी उसको बियर करोगे, बट आप अपनी लायबिलिटीज को पेमेंट करोगे। यहाँ पे ज्वाइंट है, इसका मतलब ये है कि वो पार्टनर्स के बीच में डिवाइड हो जाता है कि कोई किस तरीके से करे। ये प्रॉपर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट करके क्लास 12th में एक चैप्टर है अकाउंट्स में, उसमें हम प्रॉपरली इन सब चीज़ों के साथ डील करते हैं। यहाँ पे थ्योरी में समझने के लिए आपको इतना समझ लीजिए कि सब पार्टनर्स भी लायबल होते हैं। अगर 3 पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तो वो तीनों पहले तो बिजनेस से प्रॉपर्टी से जितनी लायबिलिटी की आप पेमेंट कर दोगे, उसके बाद जो अगर पेमेंट बचती है वो तीनों अपने घर से भी लेकर आते हैं। तीनों पार्टनर्स में कंट्रीब्यूट हो जाता है कि वो कितना कितना शेयर लेकर आएंगे। बट यहाँ पे बीइंग अ सिंगल ओनर तो ऑब्वियसली बात है, अगर मैं एक स्टेशनरी शॉप रन कर रही हूँ तो मैं अपने घर से लेके आऊंगी, इसमें कोई और मेरी हेल्प लेना अलग चीज है, बट हाँ उसको पर्सनली बियर मैं ही करूंगी, कोई और ज्वाइंटली बियर नहीं करेगा। पर अगर पार्टनरशिप है तो सारे पार्टनर ज्वाइंटली बियर करते हैं उस चीज को। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में अनलिमिटेड होती है कर्ता की और लिमिटेड होती है अदर मेंबर्स की। मतलब जो कर्ता, जो हेड ऑफ द फैमिली, जो बिजनेस को रन करता है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस को, जो वो है उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। उसको अपने बिजनेस के बियॉन्ड जाके भी, अपने पर्सनल सेविंग से, अपने पर्सनल लेवल पे भी जाके उसको मीट करना पड़ेगा अपने लायबिलिटीज को। पर जो अदर मेंबर्स हैं उनकी लिमिटेड होती है, उन्होंने जितना कंट्रीब्यूट किया होता है इस बिजनेस में वो उतने तक की लायबल होते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज में लिमिटेड है कि वो जितना कंट्रीब्यूट करेंगे कैपिटल में वो उतने के लिए ही लिमिटेड रहेंगे। और सेम एज अ कंपनी में शेयर होल्डर ने जितने भी शेयर्स परचेज किए वो उतने के लायबल रहेगा, उसके बियॉन्ड लायबल नहीं रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं हम, कैपिटल फॉर कंट्रीब्यूशन, लिमिटेड फाइनेंस। बीइंग अ सिंगल ओनर मेरी एक काफी चीजों से रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। अब कैसे होते हैं, क्या होता है, इसमें मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, वीडियो पे जाके देख सकते हो। यहाँ पे सिर्फ आपको क्विक रिवीजन और कंपैरिजन है जिससे आपको हेल्प हो जाएगी याद करने में। तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड फाइनेंस है। बीइंग अ सिंगल ओनर हम एक लिमिटेड लेवल तक की चीजों को देख सकते हैं, तो इसलिए जो फाइनेंस है हमारा वो भी एक लिमिट लेवल तक होता है। वही बात अगर मैं करूँ लिमिटेड बट मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप में अगर 3 पार्टनर्स आ रहे हैं ए बी एंड सी, अगर 3 पार्टनर्स आ रहे हैं तो तीनों पार्टनर्स अपना अपना लेवल में जितना भी उन्हें कंट्रीब्यूशन करते हैं, जो भी उनके बीच में डीड डिसाइड हुई है पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग, उनके अकॉर्डिंग जो भी वो कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो उन पे डिपेंड करता है। और क्या होता है यहाँ पे, जो कैपिटल वो बाद में एडिशनल कैपिटल भी कोई एक पार्टनर भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। अगर फ्यूचर में उन्हें लगे कि हमारे बिजनेस में और कैपिटल का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए तो वो कर सकते हैं पार्टनर्स। वहां पे क्या होता है, जब अगर 3 या 4 लोग मिलके एक बिजनेस को रन कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो क्या होता है कि आप चीजों को डिवाइड कर सकते हो, किसी एक पे बर्डन नहीं होता है।
पर वही चीज यहाँ पे हो जाती है कि लिमिटेड हो जाता है, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक सिंगल ओनर है, एक ही पर्सन है जो उस चीज को रन कर रहा है, तो वो काफी चीजों में रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। पर यहाँ भी रिस्ट्रिक्शंस होती है, पर उस लेवल की नहीं होती जिस लेवल की हम सोल प्रोप्राइटरशिप में देखते हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पे एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। वही बात है कि हमारे पूर्वजों की प्रॉपर्टी मतलब ट्रांसफर होती जा रही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, जैसा कि आप सब जानते हो, तो वही चीज यहाँ पे बोली जा रही है। कोऑपरेटिव सोसाइटी में भी कैपिटल कंट्रीब्यूशन एक लिमिटेड लेवल तक ही रहता है, ठीक है, यहाँ पे भी लिमिटेड रहता है, क्योंकि ये एक तरीके से आप इकोनॉमिक इंटरेस्ट में कर रहे हो, तो जो जितना कर सकते हैं लिमिटेड लेवल पे ही कर सकते हो, उसके बियॉन्ड आप नहीं जा पाते हो। फिर लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कंपनी में ऑब्वियस सी बात है, कंपनी को रन करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है, वो इसीलिए प्रेफरेंस शेयर्स भी इशू करते हैं, शेयर होल्डर्स मतलब इक्विटी शेयर इशू करते हैं, और कभी कभी बॉन्ड्स एंड ऑल दैट। इस सब पे मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, और अब जैसे क्लास 12th में हो, मैं इस पे प्रॉपर एक अकाउंटिंग में चैप्टर है, और आप हायर स्टडीज में इसको डिटेल में पढ़ोगे। अभी आपके लिए जानना जरूरी है कि यहाँ पे सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए फाइनेंशियल रिसोर्सेज की कहाँ जरूरत होती है इन 5 फॉर्म्स में, तो आप किस पे कहोगे? कंपनी में। ठीक भाई, देखते हैं ध्यान से फिर से। यहाँ पे लिमिटेड होती है सोल प्रोप्राइटर में सबसे कम, सोल प्रोप्राइटरशिप में और कोऑपरेटिव सोसाइटीज में हमारे लिमिटेड कैपिटल कंट्रीब्यूशन होता है। हमारा पार्टनरशिप में लिमिटेड होता है पर मोर देन सोल प्रोप्राइटरशिप। ज्वाइंट हिंदू फैमिली एकदम सेपरेट है, एक अलग ही फॉर्म का ऑर्गेनाइजेशन है, तो ऑब्वियसली बात है वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आ गई। और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो होता है कैपिटल की जरूरत होती है हमें, लार्ज फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स की, रिसोर्सेज की, वो होती है हमें कंपनी में। अब हम आते हैं आज के लास्ट पॉइंट पे, दैट इज कंटिन्यूटी। अभी बात आती है कि ठीक है, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा बिजनेस नेवर एंडिंग है, कभी भी खत्म नहीं होगा, कभी भी हम अपने बिजनेस को शट डाउन नहीं करेंगे। पर ऐसी कंडीशंस कभी कई बार फेस करते हैं कि कुछ बिजनेस क्लोज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि नॉर्मल अगर क्राइटेरिया देखा जाए तो जो सोल प्रोप्राइटरशिप का है वो स्टेबल अनस्टेबल होता है। अगर कोई एक पर्सन मिस्टर ए एक बिजनेस को रन कर रहे हैं, उनकी एक मान लो शॉप है गारमेंट्स की, तो अगर उनकी कल को डेथ हो जाती है तो वो बिजनेस ऑब्वियसली बात है वो सोल प्रोप्राइटरशिप क्लोज हो जाएगी। तो बहुत अनस्टेबल सा होता है ये, कभी कभी कोई पर्सन नहीं रन कर पा, मतलब एक सिंगल इंडिविजुअल जब अपना पार्टनरशिप सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस स्टार्ट करता है, सोलो इंडिविजुअल बीइंग ओनर वो करता है, तो कभी कभी वो चीज़ों को नहीं मैनेज कर पाता है, तो तब भी क्या होता है, बिजनेस शट डाउन हो जाते हैं। तो क्या होता है यहाँ पे जो बिजनेस का होता है कंटिन्यूटी, वो बहुत अनस्टेबल सी होती है। पार्टनरशिप में मोर स्टेबल होता है बट अफेक्टेड बाय स्टेटस ऑफ पार्टनरशिप। यहाँ पे स्टेबल होती है पार्टनरशिप फर्म, बट क्या होता है कि पार्टनर्स पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है। कभी कभी पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी बिजनेस में काफी इफेक्ट आ जाता है। कभी कभी बिजनेस क्लोज, पार्टनरशिप फर्म क्लोज हो भी जाती है, कभी नहीं भी होती है। तो काफी अलग अलग क्राइटेरिया है, सबके अलग अलग पॉइंट्स है, काफी डिटेल में है। तो अभी बीइंग क्लास 11 स्टूडेंट आपके लिए इतना जानना जरूरी है कि स्टेबल होता है, बट कभी कभी पार्टनर्स पर अफेक्ट हो जाता है। किससे? पार्टनरशिप, पार्टनर्स की जो स्टेटस है उसकी वजह से, कि कहीं वो इंसॉल्वेंट ना हो जाए। स्टेबल इवन इफ कर्ता डाइज, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस होता है स्टेबल रहता है, क्योंकि अगर कर्ता की डेथ हो जाती है तो उसकी जगह जो नेक्स्ट हेड ऑफ द मेल मेंबर होता है, सबसे बड़ा मेल मेंबर होता है फैमिली का, वो उसकी प्लेस ले लेता है। एज अ कर्ता वो वर्क करता है, वो बन जाता है हेड ऑफ द फैमिली, हेड ऑफ द बिजनेस। ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्टेबल बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस। जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अगर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है तो क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी किसी पर्टिकुलर नेम से बनती है, एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर एग्जांपल, तो क्या है, उसकी अपनी आइडेंटिटी है। हम किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी को उसके नाम से जानते हैं, उसके पार्टनर से नहीं जानते, हम उसके नाम से जानते हैं। ठीक है, उसका कौन हेड है, मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है, ऑल दैट, वो मैनेजिंग कमेटी अलग चीज होगी, बट जो भी वर्क हो रहा होता है वो एबीसी कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से होगा। तो क्या है, यहाँ पे वो भी चीजें काफी स्टेबल होती है। कई मेंबर्स छोड़ सकते हैं, कोई में, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम लिमिट नहीं है। कोई मान लो किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी में 50 मेंबर्स हैं, तो 50 की जगह 40 हो जाते हैं, 50 की जगह 75 हो जाते हैं, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी रन करेगी। अगर उसमें से किसी 2 मेंबर्स की भी डेथ हो जाए या 7 की भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी एज इट इज एज रन करेगी। तब तक करेगी जब तक वो अपने सारे जो भी लीगल फॉर्मेलिटीज हैं उनको मेंटेन करके चल रही है, उनको
एज पर गवर्नमेंट लॉ के अकॉर्डिंग, एज पर लॉ के अकॉर्डिंग उन सबको प्रॉपर लीगल वे में कंडक्ट कर रही है। फिर लास्ट है हमारा आता है स्टेबल बिकॉज ऑफ सेपरेट लीगल स्टेटस। सेम वही चीज यहाँ पे भी आती है कि कंपनी में भी आप सेपरेट लीगल एंटिटी, ये आप ऑलरेडी जानते हो क्या होती है, एक कंपनी की खुद की आइडेंटिटी होती है, ठीक है। जैसे रिलायंस कंपनी हो गई, जैसे कि टाटा कंपनी, इन सब की अपनी एक पहचान है। हम जो भी पेपर वर्क हो रहा है उस कंपनी का, कुछ भी, वो उस कंपनी के नाम से हो रहा है, एक उस कंपनी की पहचान है। अगर उसमें से किसी 2-3 शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को, मतलब शेयर होल्डर्स नहीं रहते हैं, कल को छोड़ देते हैं, उस कंपनी के शेयर्स नहीं परचेज करते हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं, बट उससे हमारी कंपनी क्लोज नहीं होती है। वो जब तक नहीं क्लोज होगी जब तक वो प्रॉपर लीगल फॉर्म में काम कर रही है, सारे लॉज को मान रही है, सारे लॉज को फुलफिल कर रही है, लीगल वे में कर रही है, कोई भी इलीगल वर्क नहीं कर रही है, तब तक वो कंपनी स्टेबल है और वो चलती रहेगी, वो कंटिन्यू करती रहेगी। तो क्योंकि वो सेपरेट लीगल एंटिटी है, किसी एमडी की डेथ हो जाने से वो कंपनी बदली हो जाएगी कि नया एमडी वो चूज कर लेंगे, वोटिंग्स के थ्रू नया मैनेजिंग डायरेक्टर आ जाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, एक स्टेबल है। बट वहीं पे अगर सोल प्रोप्राइटरशिप की बात की जाए तो वहां पे जब एक सिंगल ओनर है, एक मिस्टर ए ही रन कर, मिस्टर ए रही नहीं, तो ऑब्वियसली बात है बिजनेस को कौन चलाएगा, तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा, अनस्टेबल है, कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप सबको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। एक बहुत छोटी सी वीडियो है आज की, जिसमें मैंने ये आपको एक कंपैरिजन समझाया है कि आप बहुत इजीली कंपेयर कर सकते हो। कल को अगर आपको किसी भी चीज के बीच में कंपैरिजन पूछ ले तो बहुत इजीली आप एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे कि अगर पूछा जाए आपसे सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप के बीच में क्या डिफरेंस है, state the difference between partnership form of organization and sole proprietorship form of organization, या कंपनी कोऑपरेटिव के बीच में पूछ लें, या कंपनी या सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप किसी भी फॉर्म में पूछ सकते हैं, वो आपको आना चाहिए। इन सबका डिटेल पता होना भी उतना ही जरूरी है। तो प्लीज गाइस, अगर आपने अभी तक मेरी वो वीडियोस नहीं देखी है तो उनको भी देख लीजिएगा और साथ में इस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो, आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ हो, और आपको ये टॉपिक कैसा लगा, अगर आपको, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस और बनाती रहूं। एंड यस, प्रेस द बेल बटन, कोई भी न्यू अपडेट आपसे मिस नहीं होना चाहिए। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।